डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो जैसा आप देख रहे थे हमारा सीरीज कौन बनेगा एमबीबीएस, उसी में मैं अगली कड़ी लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स एक इजी चैप्टर है और अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होता है। तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस किया जाएगा। मतलब आपको मेरा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ये पूरा लेक्चर आपको देखना है। इसके अलावा आपको बायोमॉलिक्यूल्स में किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेहतरीन तरीके से आपको पूरे नीट का बायोमॉलिक्यूल्स का सिलेबस कवर करके इसमें दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, इसके अलावा हम लोग करेंगे डिस्कस प्रोटीन को, अमीनो एसिड्स को, एंजाइम्स को और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड को। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन, बहुत डिटेल में। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक हमारा सीरीज पिछला नहीं देखा है तो आप जो भी पिछले लेक्चर हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको नीट का एडमिशन फॉर्म मिलने जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2021 के लिए, और उसकी तैयारी आप एकदम पुख्ता कर लीजिए। दोस्तों, एक बड़ी गजब की न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ, एकदम खुशखबरी एकदम। अगर आप 2022 जेईई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करना चाहते हो, वो भी बेस्ट एजुकेटर के साथ, तो आपको जो है वो एक्सेलेंस फॉर क्लास 12th जेईई मेंस और एडवांस बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है 28 दिसंबर 2020 से, जो कि एंड होगा आपका अक्टूबर 2021 में। इसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं यार, और रिवाइज भी कराएंगे। सबसे पहले अभी तो आपको 11th का सिलेबस और देन कंप्लीट करके 11th का सिलेबस जो है वो बेसिक से पढ़ाते हुए कंप्लीट करते हुए आपको जो है वो 12th का भी सिलेबस कराएंगे, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका एंड हो जाएगा अगले साल 2021 के अक्टूबर तक। साथ ही साथ आपको बता दूं एक और फ़ायदा है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको इसमें स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, टिप्स भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट जेईई मेंस और एडवांस के लिए कैसे करना ये सब बताया जाएगा, और आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार, ये तो बहुत मस्त बैच आपके लिए आ गया एकदम बिल्कुल। और आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में आपको रेफरल कोड मांगेगा। आप वहाँ जाओ और मेरा नाम यूज करो रेफरल कोड में, मेरा नाम बस CHANDRAHS। आपको फटाफट जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा ना, उसमें 10% का फ्री का डिस्काउंट मेरे तरफ से ले जाओ, लूट लो एकदम। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया यार, वहाँ भी आप चाहो तो क्लिक करके आराम से उसमें जुड़ सकते हो। वहाँ भी रेफरल कोड मांगेगा, बस लिख देना है CHANDRAHS। तो मेरा नाम यूज करो और मेरा रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट पालो एकदम फटाफट एकदम। ध्यान रखना 28 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग कैसे, किस तरह से, किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू करते हुए बायोमॉलिक्यूल्स के सारे लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम दिया जाता है सैकेराइड्स। क्या बोल रहा हूँ? सैकेराइड्स। आपको आराम से समझना है। और सैकेराइड्स का मतलब होता है, सैकेराइड्स जो है वो सैक्रोन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है सैक्रोन, जिससे ये वर्ड आया है। और सैक्रोन का मीनिंग जो होता है वो होता है शुगर। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का क्या है? शुगर है। सबसे पहले माइंड में ये आपको फिट कर लेना है। अब अगर अपन जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला जो होगा मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होगा CxH2O का पार Y लिखेंगे। मतलब अगर आप जनरल फार्मूले की बात करोगे तो ये होगा CxH2Y और वो Y होगा, ये होगा जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लेता हूँ, ग्लूकोज की अगर आप बात करोगे, अगर आप ग्लूकोज देखते हो तो ये C6H12 और O6 आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके पास समझ में आ जाएगा कि सर अगर इसका हम कॉमन फार्मूला निकालते हैं तो कॉमन फार्मूला हो जाएगा CX, मतलब नंबर ऑफ कार्बन देखो 6 है, तो यहाँ लिखोगे C6 हो गया ये, और H2O का होल Y हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखो ध्यान से, या H2Y और OY, O कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। आप ऐसे भी देख लो, O यहाँ पे कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है, और 6 × 2 करेंगे तो 12 दिख रहा है। मतलब ये CX, X हो गया कार्बन C6, और H हो गया, और ये O हो गया। Y कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है, और यहाँ 6 × 2 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज का फार्मूला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फॉर्मूले पे जाते हो, जैसे मान लो आपने लिखा एसिटिक एसिड लिखा बेटे,
तो एसिटिक एसिड में कार्बन 2 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 3 और एक 4 है और ऑक्सीजन 2 है। मतलब इन जनरल अगर आप इसको बोलना चाहोगे तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सर CX है, H2X है और YX है। ऐसा भी आप इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो। अब जरा देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हो गया C2 हो गया, मतलब CX हो गया, और ये H है और ये O है। O में ये 2 जो है उसको Y ले लिया। अब यहाँ देखो ये 2Y आ रहा होगा, 2 × 2 4 आ रहा होगा। इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड जो है ये भी जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है, बट एग्जैक्टली ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी हैं जो कि इसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, आपको देख के लग रहा है कि इसका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स की तरह है, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है एसिटिक एसिड। ऐसे मैं आपको एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कॉमन एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूं, यहाँ पे रेमनोज बोल रहा हूं, जरा समझना ध्यान से, इसी पे तर्ज पे बोल रहा हूं। रेमनोज, अगर आप रेमनोज की बात करोगे तो रेमनोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O5 लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे C6H12O5 लिखोगे भाई तो जरा सोचो ना यार, सोचो ना, यहाँ पे ये हो गया CX और H और ये दिख रहा है O दिख रहा है। अब अगर ये 5 रखते हो तो 2 × 5 10 आना चाहिए, बट यहाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब ये भी रेमनोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके बावजूद भी ये इसके जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। तो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं जो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे दिखाई देंगे ना, वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे जहां पे आप सोचते रह जाओगे हुआ क्या। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को एकदम अपने दिमाग में घुसा देना है और एकदम लॉक कर देना है। निकल ही ना सके मेरे भाई, एकदम निकल ही नहीं सके। तो बड़ा सिंपल तरीका है ये आपको ध्यान रखना है। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला। अपने को बताना है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप डिफाइन करो तो बहुत सिंपल एक बात बता दूं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तब आप बोलेंगे कि सर सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स कहलाएगा क्या कार्बोहाइड्रेट्स? मैं बोलूंगा भाई मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं यार, ये तो बिल्कुल गलत तुमने बोल दिया। फिर पूछोगे सर सही क्या होगा? सर सही होगा क्या? देखो ये एग्जैक्टली क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, क्या लिख रहा हूं? ऑप्टिकली एक्टिव लिख रहा हूं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, ये लिख रहा हूं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। बोल रहा हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। आप बोलोगे सर कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। बिल्कुल प्रेजेंस होगा बेटा। और दूसरी बात है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब OH ग्रुप जो है इसमें बहुत ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तभी पॉली लगाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, दोनों में कोई एक कंडीशन होगा। जैसे मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूं यार, सिंपल एग्जांपल। मैं आपको ग्लूकोज से इसकी शुरुआत करता हूं। अगर आप ग्लूकोज लिखोगे मेरे दोस्त तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। अगर आप देखें तो आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत प्यार पूर्वक सुन लो बेटा। आपको सबसे पहले 6 कार्बन ड्रॉ करना है। ये 6 कार्बन आपने ड्रॉ कर दिया 6 कार्बन ड्रॉ। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपने ये 6 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब आपको क्या करना है, नंबर 1 कार्बन पे एल्डिहाइड लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पे होता है। हमने लगा दिया एल्डिहाइड को यहाँ पे। अब जरा सुनो, नंबरिंग यहाँ से करोगे ना, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो बेटे 1 2 3 4 5 6 हो गया, कुछ नहीं करना। अब लगा देना है सिर्फ OH और H, OH और H, OH और H, OH और H, ये OH और H, बस इतना ही तो बात है। तो बहुत एक सिंपल बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो OH ग्रुप दिख रहा है सब जगह राइट हैंड है, केवल 3 नंबर पे OH लेफ्ट हैंड है। बस यही याद रखना है कि 3 नंबर पे OH लेफ्ट हैंड, बाकी रिमेनिंग पे राइट हैंड, और कुछ नहीं करना है। देखो आसान हो गया। अब इस डेफिनेशन को मैच कर लो यार, यहां डेफिनेशन को मैच करोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव,
ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन चाहिए। जरा मेरी बात को सुन लो बेटा, इस कार्बन को गौर से देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, एक चार ग्रुप, मतलब चार डिफरेंट ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ा होगा तो वो कायरल कार्बन होगा, और अगर कायरल कार्बन हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां भी देखो आप, यहां भी देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप है, अगर चार ग्रुप हुआ तो कायरल कार्बन है। यहां भी सेम 1 2 ये 3 और नीचे 4, यहां भी सेम 1 2 ये 3 नीचे 4, यहां भी सेम 1 2 3 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप हैं, सेम ग्रुप होंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। तो टोटल 4 कायरल कार्बन है, और अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। पहला बात हो गया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH हो, मेरे भाई 1 2 3 4 5 OH है, एक से ज्यादा दिख गया पॉलीहाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड या कीटोन, भैया एल्डिहाइड दिख गया ना, इसका मतलब ये यहां तक कंडीशन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन अगर करना है तो आज के बाद केमिस्ट्री की भाषा में मेरे साथ चलना, डूब जाओ बिल्कुल केमिस्ट्री की भाषा में एकदम। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी का सोर्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। आप सोचोगे सर कीटोन कैसे आएगा? सर मैं आपको एक सिंपल एक और एग्जाम्पल बताता हूं बेटे। फ्रक्टोज सुने होंगे आप लोग, फ्रक्टोज आप लोगों ने सुना है, आपको पता है बेटे जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। मतलब यहां भी C6 लिखोगे और H12 और O6 लिखोगे तो भैया कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? सर बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप मेरे तरीके से समझोगे ना, आज के बाद जिंदगी में आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना पड़ेगा। आप आराम से देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये कार्बन। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ढांचा तैयार कर देता हूं, ढांचा, हाँ बिल्कुल स्केलेटन, खोखला तैयार कर देता हूं। अब 6 कार्बन के बाद आपको क्या करना है, जो कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में कीटोन होता है और कीटोन होता है 2 नंबर कार्बन पे, ये लगा दिया 2 नंबर कार्बन पे। अब आपको HOH जोड़ना है। अच्छा भाई एक बात बताओ, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो यहां से 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर, देखो इधर, यहां 3rd नंबर पे OH कहां रखना है? लेफ्ट हैंड रखना है, और रिमेनिंग पे राइट हैंड रखना है। ये OH H OH H, ये हो गया H और ये हो गया OH। बस इतनी तो कहानी है आपके पास, और कुछ कहानी नहीं है। अब देखो जरा, ऑप्टिकली एक्टिव सर कायरल कार्बन है ना सर, 1 2 3 और 1 4 कायरल कार्बन है सर, कायरल कार्बन है 1 2 3 और 1 4 सर, कायरल कार्बन है 1 2 3 और 1 4 मेरे भाई, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सर पॉलीहाइड्रोक्सी बेटे 1 2 3 4 5 OH ग्रुप एक से ज्यादा है सर, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। सर कीटोन भी दिख रहा है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। अब ये मत बोलना कि इसका मतलब सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते, ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे चल के। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा और जनरल फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सर, जरा देखो बेटा। सो अगला लिखने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करना है, तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। कैसे सर? पहला बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। जरा देखना ध्यान से बेटा, लिख रहा हूं कंडीशन कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के नेचर के बेसिस पे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें सर? फर्स्ट लिख रहा हूं मोनोसैकेराइड्स। बेटा बहुत सिंपल बात है, मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब 1, सैकेराइड्स का मतलब शुगर, मतलब एक ऐसा शुगर का यूनिट जिसे अगर हाइड्रोलाइज्ड किया जाए तो ओनली 1 शुगर यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो इसको आप बोल सकते हो मोनो सैकेराइड्स। मतलब ये है बेटा मोनोसैकेराइड्स जो है, मोनो मतलब 1, जो सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बना होगा। जैसे मान लो कोई ऐसा शुगर यूनिट है और अगर इसी से केवल मिलके बना हुआ है तो भैया अगर इसको अपन पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा। तो ऐसा शुगर यूनिट जिसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड्स। मतलब मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज है,
बहुत सिंपल एग्जांपल। वैसे अगर आप बात करोगे बेटा, ये लिख रहा हूँ ग्लूकोज हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज हो गया, ये आपके पास राइबोज हो गया, एटसेट्रा लिख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनको देखोगे गौर से बेटे, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स जो है वो 20 हैं। टोटल नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स जो डिस्कवर्ड हैं वो 20 मोनोसेकेराइड्स हैं, और 20 मोनोसेकेराइड्स में मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज होगा। भैया बहुत आराम से सुन ले यार, ताकि मजा आ जाए पढ़ने का, और आप भी बोलो कि सर क्या आपने पढ़ाया, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट खोल के रख दिया। आपके पास समय नहीं होगा कि मैं कैसे चीज़ों को पढ़ूं, मेरे पास समय है कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊं। जरा देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं कि 20 मोनोसेकेराइड्स हैं, 20 मोनोसेकेराइड्स, जिसमें मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड्स ये हैं। तो मैंने बोला कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो सिंपलेस्ट शुगर हैं जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब जो शुगर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, आंख बंद करके बोलेंगे कि भैया इसका नाम दे दे यार मोनोसेकेराइड्स, बस खत्म बात, और कुछ नहीं करना है। अब जरा सुनो बेटा ध्यान से, मतलब मैंने बोला बेटा क्या सुनो, जैसे ग्लूकोज है, तो अभी आप जो ग्लूकोज का डेफिनेशन लिख रहे थे कि सर मोनोसेकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज मोनोसेकेराइड्स। द ऑप्टिकली एक्टिव शुगर, समझ रहे हो ना, हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स में बोलोगे कि दे डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ रहे हो, जितनी भी बातें बोल रहा हूं ना, वो पेन कॉपी लेके रख यार, लिख ले, वहां पे काम आएगा ये, समझ गए। अब अपन चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर इसका सेकंड क्लासिफिकेशन बोलोगे तो इसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स मेरे भाई, ओलिगोसैकेराइड्स में पता है क्या होता है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे ये 2 से लेकर 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस कर देगा। 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स, बड़ा सिंपल। अगर इसके हाइड्रोलाइसिस से 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स हुआ तो ये कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड्स, जो कहलाएगा वो कहलाएगा डाइसेकेराइड्स। क्या बोल रहा हूं, डाइसेकेराइड्स। और बेटे अगर इसके हाइड्रोलाइसिस से 3 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिला तो दिस ओलिगोसैकेराइड्स इज नोन एज ट्राइसेकेराइड्स। अगर 4 मिला तो टेट्रासेकेराइड्स, 5 मिला तो पेंटासेकेराइड्स एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है बेटा कि ओलिगोसैकेराइड्स को भी क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स on the basis of number of क्या प्रोड्यूस्ड मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कितने मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे उसके बेसिस पे ओलिगोसेकेराइड्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स है वो है डाइसेकेराइड्स। क्या बोल रहा हूं, डाइसेकेराइड्स। तो अगर आपको कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड्स कौन होगा तो अपने पास एग्जांपल होगा क्या, डाइसेकेराइड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर डाइसेकेराइड्स है बेटा तो एक डाइसेकेराइड्स हमने लिया, क्या लिया, डाइसेकेराइड्स लिया। बड़ा सिंपल बात बता रहा हूं, ये है डाइसेकेराइड्स, पानी में डाला भैया, ये पूरा एक डाइसेकेराइड्स है, पानी में डाला, ये देखो 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिल गया। तो जिसके हाइड्रोलाइसिस से 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिले तो ये डाइसेकेराइड्स कहलाएगा क्या, ये ओलिगोसेकेराइड्स कहलाएगा क्या, डाइसेकेराइड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या बोला कि ओलिगोसेकेराइड्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 2 से 10 यूनिट ऑफ ऐसे ऐसे मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स में भी अलग अलग टाइप, डाइसेकेराइड्स, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना। तो अगर आपने ये ओलिगोसेकेराइड्स लिया, पानी में डाला, कितने मोनोसेकेराइड्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अरे भैया झुनझुना देखो ना, 2 झुनझुना है मोनोसेकेराइड्स का, मतलब ये जो ओलिगोसेकेराइड्स था वो क्या है, डाइसेकेराइड्स है। तो ओलिगोसेकेराइड्स को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब जैसे आपको बता दूं कि जब ये डाइसेकेराइड्स लोगे, ये डाइसेकेराइड्स अगर लोगे, बेटा आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी आपने क्या बोला कि सर ये है डाइसेकेराइड्स, आपने डाला पानी में, ये सेम यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सेम यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं कि भैया सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ओलिगोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज्ड करते हो और सेम यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स बन जाए 2 तो ये कहलाएगा डाइसेकेराइड्स।
लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम यूनिट हो। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे भाई इस बार कहानी चेंज है, आप बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूँगा ये आपका एक डाइसैकेराइड्स है, आपने पानी में डाला, ये देखो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स दिख रहे हैं ना। तो अगर अलग अलग मोनोसैकेराइड्स दिखेंगे, लेकिन कितने दिख रहे हैं मोनोसैकेराइड? दो। अगर दो दिख जाएं, चाहे सेम दिखे चाहे डिफरेंट दिखे, ये ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएगा डाइसैकेराइड्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा, अगर आप सुक्रोज लेते हो, ठीक है ना, हाँ, मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास शुगर है सुक्रोज, मोस्ट कॉमन सुक्रोज जो है। अगर आप सुक्रोज लेते हो बेटा और सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड कर दो, तो भैया सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ना आपको बनता है क्या? ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। मेरे भाई देखो, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अगर 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा तो ये आपका क्या है बताओ? ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स कहलाएगा। अब सुनो इधर, अगर आप माल्टोज ले लो तो माल्टोज भी डाइसैकेराइड्स है, अगर इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दोगे तो ये बनाएगा ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब यही बात अभी मैं आपको समझा रहा था, यही बात मैं आपको अभी समझा रहा था कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देगा, मतलब डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा, लेकिन माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से दोनों सेम यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो डाइसैकेराइड्स हैं, अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये सेम यूनिट ऑफ दे सकता है मोनोसैकेराइड्स, कितने? 2, या डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं 2, समझ रहे हो? तो सेम भी हो सकता है 2 यूनिट, डिफरेंट भी हो सकता है, बट होना चाहिए कितने? 2। तो अगर किसी भी शुगर के हाइड्रोलाइसिस से 2 सेम या डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिले तो वो कहलाएगा आपका डाइसैकेराइड्स। अब अपन चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। नाम से लग रहा है पॉली, मेनी मेनी मेनी, पॉलीसैकेराइड्स। अगर आप पॉलीसैकेराइड्स की बात करोगे तो पॉली का मतलब मेनी, सैकेराइड्स का मतलब शुगर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर किसी कंपाउंड को पानी में डालें और अगर ये मोर देन 10 यूनिट, सर मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे दे, मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करे, तो ऐसे क्या बोल रहा हूं कि ऐसे जो है वो कंपाउंड कहलाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स किसको बोल रहे हैं बेटा? कि द कंपाउंड या द शुगर विच गिव्स मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर शुगर जो है वो 10 से ज्यादा यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा हाइड्रोलाइसिस पे तो ये कहलाएगा पॉलीसैकेराइड्स। बहुत सिंपल तरीका आपको मैंने समझा दिया कि किसे बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। जैसे आपको कॉमन एग्जांपल अगर बताऊं बेटे, तो कॉमन एग्जांपल इसका स्टार्च आ गया। क्या बोल रहा हूं? स्टार्च आ गया। अगर आप देखोगे तो ग्लाइकोजेन आ गया। अगर आप देखोगे तो माल्टोज वगैरह, ये सॉरी, अगर आप इसमें पॉलीसैकेराइड्स में देखोगे बेटा तो सेल्यूलोज वगैरह आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन दिखाई देंगे जो कि एग्जांपल हैं किसके? पॉलीसैकेराइड्स के। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज्ड जब करोगे तो मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास जो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। ओलिगोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइसिस होकर 2 से लेकर 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिल सकता है। अगर किसी ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करोगे और 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड देगा, कहलाएगा डाइसैकेराइड्स, राइट। अगर आप पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो एक ऐसा शुगर जिसके हाइड्रोलाइज्ड करने पे 10 से ज्यादा यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे शुगर को बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। बहुत सिंपल तरीके से हमें डेफिनेशन समझ में आ गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, सेकंड क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, समझिएगा, नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो है वो इसे कैसे डिवाइड किया गया है। आपने डेफिनेशन क्या लिखा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब या तो फंक्शनल ग्रुप शुगर के अंदर एल्डिहाइड होगा या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तो ऐसे शुगर को अल्डो शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्डो शुगर। और अगर शुगर के अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन हुआ तो ऐसे शुगर को बोला जाएगा, ऐसे शुगर को कीटोज शुगर। क्या बोलोगे?
कीटोज शुगर। इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन शुगर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, अल्डो शुगर और कीटो शुगर। अब आपको मैं बताऊं, अगर आप 6 कार्बन देखोगे, जैसे अभी मैं बता दूं, इधर लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हो तो यहां पे जो है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 लोगे तो अल्डो शुगर जो 3 कार्बन का होगा वो कहलाएगा अल्डो ट्रायोज। क्या नाम देंगे? अल्डो ट्रायोज। 3 कार्बन है मतलब ट्राई है। और अगर कीटोन शुगर होगा, अगर 3 कार्बन में कीटो का शुगर होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो ये कहलाएगा कीटो ट्रायोज कहलाएगा। समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास 4 होगा कार्बन उस शुगर में और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ तो ये 4 को क्या कहलाएंगे? टेट्रा कहलाता है। तो ये कहलाएगा अल्डो और ये कहलाएगा टेट्रोज। समझिएगा। लेकिन अगर 4 कार्बन का शुगर हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन होगा तो ये कहलाएगा कीटो और टेट्रोज कहलाएगा। तो बड़ा सिंपल बात है आपके पास। अगर 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन अगर हुआ तो 5 कार्बन का अगर शुगर हो और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो ये कहलाएगा अल्डो पेंटोज। क्या कहलाएगा? अल्डो और ये कहलाएगा पेंटोज कहलाएगा। लेकिन अगर 5 कार्बन का शुगर हो और फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो ये कहलाएगा आपको क्या? कीटो पेंटोज। कीटो पेंटोज कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा हो कि एक ऐसा शुगर जिसमें कार्बन नंबर 6 हो, कार्बन नंबर 6 हो, कार्बन नंबर 6 हो, मैं घूम रहा हूं, क्यों घूम रहा हूं भैया? इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी यहां पे। अगर यहां कार्बन नंबर 6 है, कितना है? अल्डो पेंटोज। क्या बोल रहा हूं? अल्डो पेंटोज। मेरी बात को सुनिएगा, 6 को बोला जाता है हेक्सोज। अब अगर यहां 6 कार्बन का शुगर हो और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो अल्डो हेक्सोजेज बोलेंगे इसको, जिसका बड़ी सिंपल एग्जांपल आप देख रहे थे, ग्लूकोज। 6 कार्बन का शुगर था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, मतलब ग्लूकोज एग्जांपल है किसका? अल्डो हेक्सोज का। और अगर बेटा 6 कार्बन का शुगर हो और फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो ऐसे शुगर को बोलेंगे कीटो हेक्सोजेज बोलेंगे। इसका मतलब यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा। आपको कुछ बातों को दिमाग में घुसा लेना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आज आपको जो है वो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं अगर पूछूंगा कि बेटा कीटो हेक्सोज का एग्जांपल बोलो, तुम तुरंत बोलोगे सर अभी तो आपने फ्रक्टोज बताया था कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन थे और फंक्शनल ग्रुप क्या था बेटा? कीटोन था। अगर मैं बोलूंगा अल्डो हेक्सोज बताओ तो आप बोलोगे सर अभी तो एग्जांपल आपने बताया था ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था। मेरे भाई दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो अपन छोटा सा भाषा बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन जो थे यहाँ पे, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर क्या? फंक्शनल ग्रुप, मतलब बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं। इतना बात आपको दिमाग में घुसा लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको बहुत इजी वे में मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन और सारा डेफिनेशन क्लियर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर समझ में आ चुका है तो आप इसको नोट कर लो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। लेकिन आप लोग शेयर का बटन मारो और लाइक का बटन, और जो मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे नीचे कमेंट में करो कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे पता हो कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको भी ये पता रहे कि कम से कम मैंने लेक्चर को कंप्लीट किया, और मेरे को भी पता रहे कि वो भी बच्चे लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको बहुत एडवांटेज होगा जिनका टारगेट है मिशन नीट 2021।